आज हम लोग एपीएससी प्रीलिम्स में भूगोल का योगदान है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और तो भाई सबका इस पर स्वागत है पहले। और तो जोहार। देखो यहाँ पर क्या है कि प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सोचते रहते हैं कि भाई क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये तो कैसे पढ़ें, जिससे कि आज के समय में जो प्रश्न पूछे, लेटेस्ट जो से पूछा जाए, उसमें भी हम ये उम्मीद करके चले कि थोड़ी तब्दीलियां होंगी। हाँ, कुछ न कुछ बदलाव होगा। और अगर सिलेक्शन आना है, ये बता दो कि थोड़ा इंटर कनेक्शन की आवश्यकता, बताऊंगा कि वो इंटर क्या होता है। से अंत तक सब चीजों को ध्यान से समझते रहिए आप लोग। कहाँ पे दिक्कत हो तो वहीं पर सवाल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग। तो उसी समय सवाल करिए। स्क्रीन पर मैं सवाल देख रहा हूँ, सारे सवाल आप दूंगा और सारी समस्याओं का हल हम लोग और के लिए अपना रास्ता क्लियर करते हैं। ठीक है। देखो प्रीलिम्स में हम बात कर रहे हैं जेपीएससी भूगोल की। अब इतना आसान नहीं है जितना कि पहले के क्वेश्चन के तौर पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। अब ये थोड़ी बदली हुई। बदलाव को अगर हम समझ गए, कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जेपीएससी भूगोल में फिर इसका डिवीजन किया जाए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यहाँ पर 4 डिवीजन निकल के आते हैं। डिवीजन निकल के आते हैं। जनरल ज्योग्राफी। कि जनरल ज्योग्राफी सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि फुल है क्या। तो मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। और मैं बता दूं कि जो चर्चा होगी ये अतुल्य होगी, तो ध्यान से सुनना समझना है। जनरल ज्योग्राफी या सामान्य भूगोल में है क्या, क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो है, दूसरा टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, भौतिक भूगोल। तो फिर यहाँ पर चीजें जो आज तक बताई गई है उससे इतर बताया जा रहा है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। हम ये चाह रहे हैं हम लोग की सिलेक्शन इस बार, है ना, आपका हो जाए अच्छे तरीके से। लेकिन उसके लिए हमें सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा। और जो आप तक आज तक जो आपने समझा है उससे अलग यहाँ पर समझाया जा रहा है, इसलिए बातों को ध्यान में रखिए। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सब बात करते हैं सर इसमें क्या है ना, इसमें क्या है और इसमें क्या है, ये भी हम देखेंगे। तीसरा जो इसका पक्ष है, फिजिकल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी, है ना, सामाजिक भूगोल, भी हम इन पर चर्चा करेंगे और इनके टॉपिक्स की भी चर्चा करेंगे, ताकि एक चीज आज क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग इसी पर काम शुरू करें। और ज्योग्राफी जो टॉपिक है, कम से कम इसमें भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम 10 क्वेश्चन बना लें, फिर बाकी टॉपिक पे चलते रहेंगे। ठीक है। तो भौतिक भूगोल, यहां हो गया सामाजिक भूगोल। ये ध्यान रहे, हमें झारखंड क्लियर करना है, जेपीएससी क्लियर करना है। तो उसी एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए हमें पूरे सिलेबस की तैयारी करनी होगी। एक और यहाँ पर है, तो इसको मैं थोड़ा सा खिसका रहा हूँ। ये ये- इधर किधर खिसका, ठीक है मुझे। थोड़ा इधर। तो सामाजिक भूगोल, और तीसरा है, चौथा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर आर्थिक भूगोल।
ठीक है, तो जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, और चौथा हो गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर आर्थिक भूगोल। अब देखो इसमें क्या है, ये चार टॉपिक हम लोग को प्रिपेयर करने हैं भूगोल में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? प्रीलिम्स के लिए हम बात प्रीलिम्स की कर रहे हैं, है ना, फिर मेंस जब आएगा तो मेंस की बात करेंगे। जनरल ज्योग्राफी जिसको हम सामान्य भूगोल कहते हैं, यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है, कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें। इन सारी बातों की जानकारी हम लोग आज दे देते हैं ताकि इसके बाद और किसी सेशन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग। देखिए जनरल ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो जनरल ज्योग्राफी या फिर सामान्य भूगोल की अगर हम बात करें तो यहां पर ये जनरल मतलब सामान्य, ठीक है, बात समझिएगा, बात है सामान्य। अब ये सामान्य तो सामान्य ही है। टॉपिक कौन कौन से हैं इसमें? सामान्य रूप से, यानी कि जो भी टॉपिक इसके अंदर होंगे उस पर सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जेपीएससी कह रही। ठीक है, आप समझिए कि क्या है इसमें। देखिए एक बात आती है सामान्य भूगोल में, जैसा कि सब लोगों ने पढ़ा है, जो बेसिक 6th क्लास की एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा। हाँ कुलदीप, गुड मॉर्निंग। अच्छा कुलदीप का प्रश्न है कितनी क्लासेस होंगी? कुलदीप, ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो हम लोग अगर 1.5 घंटे की क्लास चलती है तो 25-30 क्लास में ये फिनिश हो जाएगा पूरा। ठीक है, लेकिन हाँ चीजों को समझते जाओ, अच्छे से समझते जाओ, ताकि दोबारा ये टाइम तुम्हें इन्वेस्ट ना करना पड़े कहीं और। ठीक है, अब देखो तो सामान्य भूगोल में हम 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे तो तुमको कौन कौन सा चैप्टर मिलता है बताओ, अगर याद है तो? अक्षांश देशांतर, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं और सारे टॉपिक्स ताकि क्लियर हो जाए। अक्षांश देशांतर, जिसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब देखो करना क्या है मैं बता दूं, इतना ही कर लेना जितना बताया जा रहा है इस सेशन में, जितना बताया जा रहा है इतना ही कर लेना और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम कम है इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब लोग कर लेंगे क्या? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब है प्रश्न आए ना आए, ये टॉपिक तैयार करके जाना है, क्योंकि सामान्य भूगोल में इसको भी देखा जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है कुलदीप? हाँ, तो अक्षांश देशांतर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसकी सामान्य जानकारी, अब देखो कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है ना, कितने डिग्री का अंतर है, ये सब ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 6th क्लास की एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स तो दिए गए हैं, लेकिन हमें उसको अक्षरशः, है ना, रटना नहीं है। टाइम बच रहा है यहाँ पे। दूसरी बात ध्यान से समझना, पूरा ऑपरेशन होने वाला है इस चीज का, और ये पहली बार इस प्लेटफॉर्म से टॉपिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे कि अक्षांश देशांतर की हम जब बात करेंगे तो वो अक्षांश देशांतर जो 6th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ना पढ़ के जाएं। देखो अगर समय है बहुत ज्यादा किसी के पास तो पढ़ सकता है, मैं 2026 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ना पढ़ के जाए, क्या पढ़े फिर? भारत की स्थिति क्या है अक्षांश देशांतर के मामले में, भारत के अंदर जो राज्य हैं खासकर झारखंड वगैरह उनकी क्या स्थिति है ना, पड़ोसी देश वगैरह क्या क्या है। तो अक्षांश देशांतर में देखिए एक महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि भाई भारत की स्थिति, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि तैयारी करने के दौरान ये जरूर हम याद रखें कि भारत की स्थिति क्या है। आज हम लोग सिर्फ इन टॉपिक्स का ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि जब हम स्टार्ट कर दें कल से तो चीजें बहुत क्लियर कट दिमाग में रहे और हम लोग उसी फ्रेम को लेकर आगे बढ़े, उसी ट्रैक पर आगे बढ़े ताकि सिलेक्शन हो जाए हमारा। ठीक है, और क्वेश्चन जितने आते हैं उसमें मैक्सिमम करके आए, ज्यादा से ज्यादा। भाई 75% से ऊपर कर लोगे तो वैसे भी सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 10 करके आओ, कोशिश करो। कैसे होगा ये वही बताया जा रहा है। यहां पर इस क्लास की महत्ता हो जाती है कि हम किताबों में नोट्स में जो पढ़ते हैं, अब झारखंड पीसीएस यानी कि जो
प्रशासन है जो तैयारी करवा रहा है या तैयारी पूरी प्रक्रिया को अपना रहा है, उसमें प्रश्नों का बदलाव भी देखा जा रहा है ना, प्रश्नों का बदलाव देखा जा रहा है। तो उसी ढर्रे पे हमें नहीं चलना है, उन बदलावों को भी समझना है ताकि हम 10 के 10 क्वेश्चन कर सके, ठीक है, कम से कम, जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं। तो भारत की स्थिति ये ध्यान रखना है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, दूसरा झारखंड की, ये सब करेंगे हम लोग क्लास में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ सिलेबस को थोड़ा सा तो ऑपरेशन कर दे रहे हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। झारखंड की स्थिति, भारत की स्थिति और झारखंड की स्थिति भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मामले में देखना है, बस इतना ही करना है। समय कम है इसलिए मैं कह रहा हूं, बाकी तो पढ़ने को बहुत कुछ है ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अक्षांश देशांतर से हमने ये कर लिया। दूसरी बात आती है कि समय की गणना, तो समय की गणना नहीं करना है, हाँ, लेकिन समय की गणना से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि भारत के कौन से, है ना, मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, तो भारत के कौन से स्थान से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, ठीक है। ऐसे एक प्रश्न याद होगा, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों पर पूरा हम लोग को ध्यान रखना है। देखना कि भारत की स्थिति पहले बता दिया मैंने, दूसरा झारखंड की स्थिति, तीसरा समय की गणना के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है। सामान्य भूगोल के अंतर्गत चर्चा हो रही है, तो समय की गणना के अंतर्गत सामान्य जानकारी, ठीक है, ये हम करेंगे हम लोग। तो क्लास होगी इसकी अभी, आज मैं सिर्फ सिलेबस पे हम लोग थोड़ा सा, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि हम लोग सिलेबस का ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर आज ज्योग्राफिया कर रहे हैं, कल दूसरे सब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले ज्योग्राफिया कर लेते हैं। तो भारत की स्थिति, झारखंड की स्थिति, है ना, और समय की गणना, सामान्य जानकारी, मतलब जो मोटे मोटे फैक्ट्स हैं। अच्छा हाँ पूर्णिमा, ठीक है, सारा टॉपिक्स इंग्लिश में भी बता दूं, ठीक है, ओके, वेरी गुड। देखो इंग्लिश में भी ये भी है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो हो गया, अब इंडिया की जो पोजीशन है, खासकर लोकेशन, वो यहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी बताता जा रहा हूँ ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो इंडिया की लोकेशन, है ना, इसमें अक्षांश और देशांतर के मामले में झारखंड की स्थिति मींस झारखंड की लोकेशन, इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मामले में। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मामले में इंडिया की पोजीशन क्या है, झारखंड की पोजीशन क्या है, और कैलकुलेशन ऑफ टाइम, है ना, कैलकुलेशन ऑफ टाइम यानी कि समय की गणना। अब देखो यहां पर मैं फिर से बता दूं कि हमें कैलकुलेशन ऑफ टाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ हमें झारखंड पे फोकस करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम से रिलेटेड मोटी मोटी बातें, है ना, प्राइम मेरिडियन कौन सा है, ठीक है, जहां से भारत कितना घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, जैसे 5.5 घंटे हम आगे हैं, है ना, प्लस में। ये मोटे मोटे तथ्य जानने हैं बस। और दूसरा, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड भी कितना आगे है ये भी जानना है। जब पूरा देश हमारा 5.5 घंटा आगे है तो झारखंड भी 5.5 घंटा आगे होगा, है ना, ग्रीनविच मीन टाइम से। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक बार पूछा गया था, मैं बता दूं कि झारखंड कौन से गोलार्ध में, झारखंड कौन से गोलार्ध में है। तो झारखंड जब कौन से गोलार्ध में ये पूछा जा रहा है, तो भारत किस गोलार्ध में, जिस गोलार्ध में भारत है उसी गोलार्ध में झारखंड भी होगा। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर वर्ल्ड का मैप बना दूं, और यहाँ पे देखो इंडिया है तुम्हारा, है ना, ये तो हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध, और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध, और ऊपर नॉर्दर्न उत्तरी, और नीचे सदर्न दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये 4 गोलार्ध होते हैं पृथ्वी पे। तो भारत कहाँ है, भारत है उत्तर की तरफ, और उत्तर और पूरब की तरफ, है ना। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ये 0 डिग्री इक्वेटर, जो इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करता है। तो वर्ल्ड को डिवाइड करता है, तो इक्वेटर के ऊपर है ना, यहाँ पे इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्थ में, उत्तर में, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, अब ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, पश्चिम और पूरब। इस हिसाब से कहाँ है इंडिया, पूरब में। तो भारत कहाँ हो गया, उत्तर पूरब में, नॉर्थ ईस्ट में। इंडिया की पोजीशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ध्यान समझना। तो झारखंड की भी पोजीशन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट।
इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनकी लोकेशन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है इस तरह की पूरी जो, आप पूर्णिमा अभी समझ में आ रहा है ना इंग्लिश में। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे चैट बॉक्स में डालो, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे लिए, और प्रॉब्लम जो भी हो एकदम डायरेक्टली लिखो, उसका सोल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, कहीं जाने जरूरत नहीं, यहीं पे सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो ये इंडिया की लोकेशन है, इंडिया की पोजीशन है, झारखंड की पोजीशन भी वही होगी, और जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की पोजीशन यही होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम बात, देखो अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, जनरल ज्योग्राफी में। ये चीजें नोट कर लो, क्योंकि जब जनरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम तो इन सब चीजों पे हम फिर से आएंगे। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, इस ज्योग्राफी के सिलेबस का ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है तो देखो अब क्या है, ठीक है ओके, समझ में आ रहा है सबको। तो चैट बॉक्स में डालते जाना, कोई प्रॉब्लम हो, देख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब देखो ये तो हो गई इन चीजों की बात। अब आगे चलते हैं थोड़ा और, जनरल ज्योग्राफी में और क्या क्या हो सकता है उस पर और चर्चा करते हैं ना। तो यहाँ से दूसरे पेज पे आ गया मैं। अब देखो, तो ये तो हो गया कि भाई पोजीशन वगैरह, तो टाइम में यही सब मोटी मोटी चीजें जाननी है। ठीक है, इंडिया को लेकर, वर्ल्ड को लेकर, और झारखंड स्टेट को लेकर, तीनों को लेकर ध्यान रखना। वो क्लास में मैं करा दूंगा कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है उसमें, मतलब इसमें भी क्या क्या करना है ये क्लास में हम लोग करेंगे। जैसे आज तो हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, जब इंटरनेशनल डेट लाइन ये पूछा सकता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको कहते हैं हिंदी में, वो भी पूछा सकता है। सेकंड, ये पूछा सकता है कि भाई ग्रीनविच मीन टाइम है ना, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्राइम मेरिडियन है, वो कौन कौन सी कंट्री को क्रॉस करता है। तो इस तरह के मोटे मोटे फैक्ट्स हम लोग क्लास में करने वाले हैं। और झारखंड से कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश से इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है, कहां से, झारखंड से, ये भी हम लोग देखेंगे। ये सब फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं अभी देखना, इसको नोट कर लेना ताकि तुम भी जब तैयारी करो तो मोटे तौर पर इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद कुछ टॉपिक्स आते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन से रिलेटेड, जनरल ज्योग्राफी में, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन तो कहते हैं घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है ना, पता है ना, पृथ्वी सूर्य के, तो ये सूर्य है और पृथ्वी क्या है कि चारों तरफ चक्कर काटती है सूर्य के, और अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर भी पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसको हम घूर्णन कहते हैं। तो घूर्णन तो करती है ऐसे, और उसके बाद परिक्रमा सूर्य के चारों तरफ एक साल में 365 दिन में करती है। ठीक है, तो ये परिक्रमा और घूर्णन। अब देखो बात आ रही है झारखंड की। तो जहां तक अब जो रीसेंट प्रश्नों का मैंने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से भी रिलेटेड है जनरल ज्योग्राफी के। इस बात को ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन जनरल ज्योग्राफी में जो करंट में सुनाई दे रहा है हमें, वहां से भी संबंधित होते हैं। मानते हो इस बात को सब लोग, होते हैं ना। तो चलो अब देखो, अगर ये होता है तो ये भी हमने सुना है कि पृथ्वी जब परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी घूम रही है ना, तो उसके घूमने का जो समय है उसमें भी परिवर्तन देखा गया है। ठीक है, अब हो सकता है कि वो नहीं पूछे कि भाई कितना परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि ये अभी भी शोध का विषय है पूरी तरह से। लेकिन हाँ, परिवर्तन तो हुआ है ना। रोटेशन जो अर्थ की हो रही है, एक बात ध्यान समझना इस मुद्दे को, अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, इस पूरे सेशन को ध्यान से देखना। और ऐसे सेशन अभी मुझे लगता है एक और सेशन लेना पड़ेगा ताकि हम सिलेबस को कंप्लीटली उसका ऑपरेशन कर दे, ताकि मैं भी उसी ट्रैक पे रहूं और सब लोग जो लोग क्लास कर रहे हैं वो उसी ट्रैक पर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन से संबंधित रोटेशन रिवोल्यूशन भी क्लास 6 की एनसीईआरटी में है। तो जिसके पास समय है क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ सकता है। जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर मार्च में एग्जाम हो गया, जिसके चांसेस हैं ज्यादा, तो फिर हमें सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसीलिए मैं वो टाइम बचाने के लिए ऑपरेशन कर रहा हूं इस सिलेबस का, उस टाइम को बचाने के लिए, ताकि हम एक बार समझ लें तो हमें बार बार कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब देखो पृथ्वी घूम रही है, रोटेशन हो रहा है, अर्थ का जब रोटेशन हो रहा है तो इसके समय में परिवर्तन आया हुआ है। उसके बाद इस अर्थ के अंदर कई सारी
लेयर्स भी है, इंटरनल लेयर्स भी है, पता ही है पृथ्वी के अंदर कई सारी लेयर्स है ना। तो ये जो लेयर्स है पृथ्वी के अंदर, जैसे मुख्य रूप से क्रस्ट, मेंटल और कोर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, लेकिन वो सामान्य रूप से, विशेष रूप से बताऊंगा तो 11 परतें हैं पृथ्वी के अंदर, 11 परतें, कौन कौन सी वो मैं क्लास में बताऊंगा। लेकिन अब इतना ध्यान रखो कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब पृथ्वी का घूर्णन आज एक मुद्दा बन गया है, रोटेशन ऑफ अर्थ बिकम्स एन इशू फॉर द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, पूरे विश्व के लिए एक मुद्दा बन गया है रोटेशन, क्योंकि रोटेशन जो पृथ्वी की हो रही है वो पहले जैसी नहीं रही है, कि स्पीड में परिवर्तन हुआ है। और अगर स्पीड में परिवर्तन हुआ है तो क्या इसका कारण बाहरी बल है या आंतरिक बल है? तो ये ध्यान रखना, पूरी ज्योग्राफी में दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस पर हम लोग हमेशा ध्यान देंगे। एक तो होता है इंटरनल फोर्स यानी आंतरिक बल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्स। सुना होगा ना ये शब्द, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसको हम बाह्य बल कहते हैं। तो आंतरिक बल और बाह्य बल, ठीक है। तो आंतरिक बल और बाह्य बल, ये फोर्सेस काम कर रही हैं हमारी पृथ्वी पर। और एक बात ध्यान रखना, जब ये दोनों बल काम करते हैं हमारी पृथ्वी पे, तो पृथ्वी के ऊपर और अंदर दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। और इन्हीं परिवर्तन यानी इन चेंजेस को अगर समझ लेते हैं तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में तनिक भी देर नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये उन क्वेश्चंस के लिए है जो आजकल के झारखंड पीसीएस में पूछी जा रही है, जिससे संबंधित थोड़ा बहुत इधर घुमाव हुआ है जेपीएससी का। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जेपीएससी 10 साल पहले जो क्वेश्चन पूछती थी या 5 साल पहले भी पूछती थी, वो आज उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया है। लेकिन यही बदलाव अगर हम समझ लेते हैं तो कंपटीशन में सबसे आगे निकलने की पूरी संभावना बनी रहती है, ठीक है। बदलाव जो समझ गया, क्योंकि बदलावों से संबंधित अगर 3 क्वेश्चन है, जो बदलाव भी समझ गया वो 3 क्वेश्चन भी कर लेगा, और जो नहीं समझा उसके वो 3 क्वेश्चन रह जाएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजों को समझते जाना अच्छे से। अब पृथ्वी की, जब पृथ्वी के घूर्णन की बात आ रही है, परिक्रमण की बात आ रही है, तो इनसे संबंधित बहुत सारे मुद्दे अभी हैं, न्यूज में भी है। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का घूर्णन है, तो स्पीड अगर कम हुई है तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? इंटरनल, एक्सटर्नल, 2 तरह के फोर्स लग रहे हैं। सुना है सबने कि भाई चाइना ने जो डैम बनाया है वो इतना विशाल डैम है कि उसके भार से पृथ्वी की गति क्या हो गई है, थोड़ी कम हो गई। ऐसा भी सुनने आ रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, उसके रेट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, भूचुंबकत्व है पृथ्वी का, उसमें बदलाव आया है, उसके दर में बदलाव आया है। और साथ साथ जो अंदर की परतें हैं, अंदर की परतें, मतलब अगर देखो भूचुंबकत्व, जियोमैग्नेटिज्म जिसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि अंदर बहुत तरह की परतें हैं, है ना, भिन्न भिन्न परतें। तो अलग अलग जो परतें हैं, ये परतें जब घूमते तो आपस में टकराती हैं ऐसे करके। देखो मान लो ये एक परत है, दूसरी है, तो ऐसे करके ये एक दूसरे पे घर्षण करती है, एक दूसरे पे घर्षण करती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल तय है कि जो घर्षण कर रही हैं परतें एक दूसरे पर, तो घर्षण करते हुए, ध्यान रखना, घर्षण करते हुए जो परतें हैं, उस घर्षण की दर भी कहीं ना कहीं प्रभावित है, या जो घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन अंदर हो रहा है लेयर्स का, उसमें भी बदलाव है, उसमें भी चेंज है। का मतलब इंटरनल फोर्स, जिसको हम एंडोजेनेटिक भी कहते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस में भी बदलाव है। और चाइना अगर इस तरह के डैम बना रहा है तो एक्सटर्नल फोर्सेस में भी बदलाव है, ठीक है। और दोनों से प्रभावित है, ये सब हम लोग क्लास में समझेंगे। मेरे अभी कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तुम्हें देखो, और एक बात बता दो, ध्यान से समझ लेना, मुद्दा चाहे कितना भी डीप में क्यों ना हो, पूछा जाएगा सतह से ही प्रश्न, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, मुद्दा कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रीलिम्स में फिलहाल का जो पैटर्न है उसके हिसाब से पूछा जाएगा सतही प्रश्न, सरफेशियल क्वेश्चन ही आएगा। भले ही मुद्दा बहुत डीप में हो, उस डेप्थ से क्वेश्चन नहीं होगा। अब तुमसे पूछा सकता है कि पृथ्वी की सतह को प्रभावित करने वाले कौन से 2 फोर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है ना। कुलदीप, पूर्णिमा और कौन कौन लोग हैं भाई? एक बार इसको स्लाइड को, आई होप सबको समझ में आ रहा है। कुलदीप, पूर्णिमा, शुभम, ठीक है ना, क्लियर है ना ये सब?
जहां भी कुछ पूछना हो एकदम पूछ लेना है, ठीक है। हाँ अच्छा, ये लोग भी हैं क्या? अच्छा, अंजू, कृष्णा, दिलीप, बाकी लोगों को भी चीजें समझ में आ रही है आई होप, ठीक है। एक बार कमेंट में कुछ भी लिख दो ताकि मुझे लगे कि भाई सब चीजें ठीक से समझ में आ रही है तुम्हें, ठीक है। तो ठीक है, यस सर, यस कृष्णा, अंजू, ठीक है, यस, वेरी गुड कृष्णा। ओके, तो देखो आगे चलते हैं, ध्यान से समझ लेना। मैं जो बात बता रहा हूं ये समझने वाली बात है, और नोट भी कर लेना इसको, ताकि जब तुम पढ़ाई करो तो ये बातें ध्यान में रहे, और हम बहुत ज्यादा भी ना पढ़ लें फालतू की चीजें जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाए, है ना। लेकिन हाँ, इन चीजों को ध्यान में रखना। अब मैं एक बात बता दी, अब घूर्णन है, देखो घूर्णन के बाद दूसरा है परिक्रमण। जब पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी घूर्णन करती है यानी रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, है ना, अर्थ अपने एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता रहता है। पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व, है ना, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व जब घूमती है अपने अक्ष पे, एक्सिस पे, जो कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो इस झुकाव के साथ जब ये इस तरह से रोटेट करती है तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो इफेक्ट है दिन और रात का, ठीक है, डे और नाइट का। तो इससे डे और नाइट में तो परिवर्तन होते ही है, दिन और रात में परिवर्तन होते हैं। जब हम लोग क्लास में करेंगे तो ये बहुत नॉर्मल सा परिवर्तन है, तो सब लोग जानते हैं, है ना, और बचपन से सबने पढ़ा है कि भाई ये होता है, 6th क्लास से ही पढ़ते हो तुम। तो और कोई, अब ये जो सामान्य परिवर्तन है ये भी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है जेपीएससी के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें जेपीएससी क्लियर करना है। उसको ध्यान में रखते हुए परिवर्तन से वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो अभी हमने जिसकी चर्चा की थी, ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर रोटेशन। वो तो सबको मालूम है कि भाई घूमने घूमने से क्या प्रभाव होता है, या दिन और रात होता है ना, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, सबको पता है। तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है। टाइम हो तो मैं कह रहा हूँ सब कुछ पढ़ लो, टाइम कम है तो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जिस पर यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर घूर्णन था, दूसरा है परिक्रमण। तो परिक्रमण, अच्छा एक और बात है, कुछ बातें ये भी हम ध्यान रखेंगे कि जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो उत्तरी ध्रुव में देखो, इस स्थिति में उत्तरी ध्रुव पे ज्यादा होता है, और जब पृथ्वी यहाँ होती है तो इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा होता है, या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ ज्यादा होता है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों? पृथ्वी का झुकाव ही कुछ ऐसा है, पृथ्वी ऐसी है तो इसका दक्षिण वाला भाग किधर है, सूर्य की तरफ है, तो सन की तरफ जो पार्ट रहेगा उसी में तो ज्यादा लाइट आएगा, ज्यादा लाइट आएगा, ज्यादा हीट आएगा, और वहां सीजन क्या होगा, समर, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। कहाँ? अभी दक्षिणी गोलार्ध में, और ऐसे है तो कहाँ रहेगा समर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, नीचे लेकिन विंटर होगा। यहाँ नीचे क्या था, समर, और ऊपर विंटर, शीत ऋतु। ये सब कुछ हर कोई जानता है, तो यहां से उम्मीद मत करो कि यहां से प्रश्न आएंगे, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ कि जनरल ज्योग्राफी में क्या क्या है, इन चीजों को समझना आवश्यक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बुक्स भी हम पढ़ते हैं लेकिन बुक्स में वो क्लैरिटी नहीं है। कितने लोग ये मानते हो कि बुक्स में पूरी क्लैरिटी नहीं है? से यस, एक बार यस बोलो या नो बोलो। कितने लोग मानते हो कि बुक्स में क्लैरिटी नहीं है और उसके लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ती है, तभी शायद तुम लोग क्लास कर रहे हो। अगर बुक्स में क्लैरिटी नहीं हो जाती तो नहीं करते, है ना। तो देखो, अब रोटेशन रिवोल्यूशन के बाद हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब हम रिवोल्यूशन की बात करते हैं परिक्रमा की, तो परिक्रमा से संबंधित अभी कुछ खास बदलाव नहीं देखे गए। जब रिवोल्यूशन से कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है तो यहां से भी उम्मीद हम कम करके चलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। हाँ, रोटेशन वाले से करेंगे क्योंकि मैंने बता दिया है क्यों, है ना। अब आगे चलते हैं। हाँ, दिलीप, पूर्णिमा, कुलदीप, सब लोग कह रहे हैं यस। किताबों में जो जानकारी है वहां से अच्छी जानकारी देने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब भी है पहली बार में ही हम लोग क्लियर कर ले, है ना। ये पूरा प्रयास है हम लोगों का, और इस प्रयास को ही आप लोगों को भी, मतलब जितने लोगों, तुम्हें भी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हम लोग मेहनत करें, तुम्हें भी मेहनत करनी है, और तब जाकर ये मेहनत सफल होगी, है ना। तो ये था घूर्णन परिक्रमण। अब आते हैं अगला कोई टॉपिक लेते हैं जनरल ज्योग्राफी का। सपोज तो जनरल ज्योग्राफी का एक तो डे एंड नाइट हो गया, है ना, रोटेशन रिवोल्यूशन हो गया, या फिर सीजन वगैरह भी जो प्रभावित होते हैं वो रोटेशन रिवोल्यूशन से भी होते हैं, है ना। जो ऋतुएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के सीजन्स होते हैं, उनका भी चेंज ड्यू टू
रोटेशन एंड रिवोल्यूशन होता है, तो वो सबको पता है, वो 6 क्लास के एनसीईआरटी या रोटेशन और रिवोल्यूशन के क्या प्रभाव है वो कहीं भी तुम्हें मिल जाएगा। टाइम होगा तो एक बार देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे चलो। अब रोटेशन रिवोल्यूशन ये सब जनरल ज्योग्राफी क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जनरल ज्योग्राफी क्वेश्चन में टाइड्स भी आता है कभी कभी, है ना, ज्वार भाटा। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वार भाटा को फिलहाल ऐसा कुछ इसमें नहीं है ज्वार भाटा में, ठीक है, लेकिन हो सकता है पढ़ाई के दौरान ये चीजें तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि जब क्लास होगी तो बहुत ही इंटरकनेक्टेड होगी। इंटरकनेक्टेड होगी मतलब एक टॉपिक पे बात कर रहे हो तो कई टॉपिक से भी कनेक्टेड हो सकती है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ज्वार भाटा कहीं ना कहीं बीच में आएगा ही आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है और मैं जितने सालों से पढ़ा रहा हूं मुझे पता है बीच में आएगा ही आएगा, ये टर्म आएगा। लेकिन हाँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जनरल ज्योग्राफी का टॉपिक, इसको भी माना जाता है। इसके बाद एक टॉपिक माना जाता है जनरल ज्योग्राफी का और, जिसको तुमने सुना होगा एस्ट्रोनॉमी, है ना, एस्ट्रोनॉमी। जैसे बिग बैंग थियरी वगैरह सुना है ना, हिग्स बोसोन से क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले। तो एस्ट्रोनॉमी या जो भी इसको कहते हैं हम, अब देखो एस्ट्रोनॉमी जो है ना, यहां से क्वेश्चन क्या होगा, आ सकता है। क्यों? क्योंकि साइंस टेक से भी रिलेटेड है। तो कई बार तुमने देखा होगा झारखंड प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है, तुम्हें समझ में नहीं आता होगा सर ये साइंस टेक का है कि ज्योग्राफी का है कि करंट अफेयर का है ना, ये किस टॉपिक का है। तो इस मामले में एस्ट्रोनॉमी इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, ये ध्यान रखना। अब मैं जो बात कर रहा हूँ इसकी, तो ये एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र जिसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका रिलेशन इन्वायरमेंट साइंस टेक दोनों से है। इससे इन्वायरमेंट से भी और साइंस टेक से और ज्योग्राफी से, तीन चीजों से, प्लस करंट अफेयर्स। अब तुम देखो कितनी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है इस टॉपिक की जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी वाला जो पार्ट है ध्यान रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्यों महत्वपूर्ण हो जा रहा है ये तुम समझ चुके हो। अब ये सब तो चीजें थी जनरल ज्योग्राफी की, यानी जनरल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक है, अभी हम और बात करने वाले, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि जनरल ज्योग्राफी खत्म हो गया, सामान्य रूप से सामान्य भूगोल के अंदर सामान्य सी जानकारी अभी दी गई है, ठीक है। सामान्य भूगोल में सामान्य रूप से सामान्य सी जानकारी तुम्हें दी गई है। इसके बाद जो विशेष तौर पर जानकारी होगी वो क्लासेस में हम लोग करते जाएंगे, और प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चन की, एमसीक्यू की डेली, ठीक है। सफलता का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है प्रैक्टिस, पता ही है तुम्हें, प्रैक्टिस इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। हमें लगता है ना कि हमने तो पढ़ लिया याद होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जब क्वेश्चन करने जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ कुछ और चीजें रिवीजन करने की खास आवश्यकता। और रिवीजन ध्यान रखना, रिवाइज करने वालों की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन भी करते रहना है। जितनी बार रिवीजन, कम से कम मुझे लगता है कि अगर मार्च में एग्जाम हो जाए तो कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज तो जरूर कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं इसलिए मैं 3 से 4, अदरवाइज मैं 5 भी कह सकता था। 3 से 4। खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी एक जनरल ज्योग्राफी का भी पार्ट हो सकता है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि, देखो एक और बात बताऊं मैं, प्रीलिम्स के सिलेबस में इंडिया पर फोकस है, ध्यान रखना इस बात, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर फोकस है, पूरा फोकस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ और चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर करके चले, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। फोकस पूरे इंडिया पे, और यही दुविधा होती है। उसी दुविधा को खत्म करने के लिए प्रयास फर्स्ट अटेम्प्ट का है, जो कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस दुविधा को अगर हम खत्म कर रहे हैं तो कैसे खत्म कर रहे हैं, देखो फोकस पूरे इंडिया पर है, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, जनरल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में किसकी बात कर रहे हैं, जनरल ज्योग्राफी की, और फोकस इंडिया पे है। तो इंडिया से जनरल ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक निकल के आते हैं अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है। वो तो आ गए थे, मतलब कह सकते हो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो जनरल ज्योग्राफी वाली चीजें थी उसको डिस्कस हमने किया। अब इंडिया में एमसीक्यू की कौन सी बुक लेनी है, कुलदीप का प्रश्न है कि भाई एमसीक्यू की कौन सी बुक लेनी है। देखो एमसीक्यू की प्रैक्टिस की बुक मुझे लगता है अभी मत लो, अभी थोड़ा सा चीजों को समझ लो। मैं क्लास में या फिर तुम्हें ग्रुप में बता दिया जाएगा कि कौन सी बुक लेनी है। एमसीक्यू की देखो कोई भी बुक प्रैक्टिस कर सकते हो, मुझे लगता है कि यहाँ से भी तुम्हें कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस की चीजें मिलेंगी, वो भी प्रैक्टिस कर लेना। और अगर नहीं तो एमसीक्यू की बुक की जो प्रैक्टिस होती है, मतलब बुक्स तो देखो बहुत सारी मार्केट में है, मैं किसी एक बुक के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन बुक्स मार्केट में बहुत है। कोई भी बुक तुम
और मतलब जिसमें एमसीक्यू दिया है जेपीएससी लेवल का। पहले तो देखो पास्ट ईयर क्वेश्चन करना, अब जब तुमने प्रश्न पूछा है तो मैं उसका भी ऑपरेशन कर दूं। पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना, ठीक है, मतलब पिछले साल के प्रश्न जो आए हुए हैं झारखंड में वो सॉल्व करना एमसीक्यू के, उसका कलेक्शन तो कहीं भी मिल जाता है, जब पास्ट ईयर क्वेश्चन बोलोगे तो कहीं मिल जाएगा ना। उसके बाद तुम कलेक्शन करोगे मॉडल क्वेश्चन का, जिसमें भी मॉडल क्वेश्चन मतलब अगर 10-20 मॉडल क्वेश्चन दिए होंगे, 10-20 पेपर दिए होंगे जेपीएससी के मॉडल क्वेश्चन, उसको कर लो, कहीं पर भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी एक बार देख लूंगा कि स्पेसिफिक बुक अगर कोई आई है अभी हाल फिलहाल में, तो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन वो जानकारी ग्रुप में दे दी जाएगी, ठीक है। बट फिलहाल हाँ, ये बात तुमने अच्छा पूछा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब सर कह रहे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है रोज, तो कौन सी बुक प्रैक्टिस करें भाई। तो सबसे पहले बिल्कुल ठीक है कि प्रैक्टिस किसको करना है, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है, तो पास्ट ईयर पेपर को, जैसे क्लास में आज अगर कोई टॉपिक हो रहा है तो सीधा उससे रिलेटेड पीवाईक्यू उस दिन ही देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर रिवाइज करके देखो, इसका भी एक तरीका होगा, मैं किसी सेशन में तुम्हें बताऊंगा कि दोनों चीजों की बहुत टेक्निकल तरीके, रिवीजन का भी और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का भी एक टेक्निकल तरीका है। बट फिलहाल मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ ताकि हम पहले टॉपिक को थोड़ा समझ ले, फिर उन चीजों पे हम डिटेल में बात कर लेंगे। उसमें घबराना नहीं, उसमें सोचना नहीं है, रैंडमली मत प्रैक्टिस करो तो अच्छा है, मैं खुद बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि रैंडम क्वेश्चन तो तुम्हारा है, मैंने उसका जवाब भी दिया, लेकिन इस जवाब को अगर मैं समझा के करके दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा है, तुम्हें भी उसका फायदा होगा। तो थोड़ा सा वेट करना कुलदीप, है ना, पहले टॉपिक्स को समझ लो, अभी उस पर मत जाना। अगर अभी करना चाहते हो तो सिर्फ पास्ट ईयर पेपर उठा के उसको करना शुरू करो, ठीक है, अगर करना चाहते हो तो। देखो अब हम बात कर रहे हैं इस पे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर फोकस तो है, लेकिन कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जैसे देखो, अगर हम जनरल ज्योग्राफी की बात करें तो जनरल ज्योग्राफी में इंडिया भी आता है। अब इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज ध्यान रखना, नेबरिंग कंट्रीज मतलब इसके पड़ोसी देश, है ना, नेबरिंग कंट्री यानी भारत के पड़ोसी देश, इनकी जानकारी प्लस बॉर्डर्स इन किलोमीटर, उनके बॉर्डर्स कितने किलोमीटर के हमारे देश से जुड़े हुए, एंड कौन कौन सा स्टेट का बॉर्डर हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है, स्टेट्स बॉर्डर जो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए, और प्लस जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर हैं, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, महत्वपूर्ण अक्षांश देशांतर जो भारत से गुजरते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैप भी तुम्हें देखना पड़ेगा, मैप में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले सकते हो, वो कॉम्पिटिटिव व्यू से बनाया हुआ है, बाकी एटलस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस कॉम्पिटिटिव व्यू की वजह से वो तुम खरीद सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन पॉइंट्स को लिख लेना, जो मैं बता रहा हूं इनको लिख लेना कि नेबरिंग कंट्रीज, बॉर्डर इन किलोमीटर, स्टेट बॉर्डर्स मतलब जो हमारे भारत के स्टेट्स हैं वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से कौन कौन से स्टेट कनेक्ट होते हैं या मिलते हैं या बाउंड्री पर हैं, कौन कौन से भारत से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं, है ना, टाइम जोन वगैरह यहाँ का, ठीक है, इंडिया का जैसे भी बताया था मैंने, प्लस 5.5 घंटे आगे है हम ग्रीनविच मीन टाइम से। तो इन सभी तथ्यों को हम जनरल ज्योग्राफी में ही डालेंगे, इसमें जनरल ज्योग्राफी में ही डालेंगे, ठीक है। अब देखो जनरल ज्योग्राफी में लगभग यही सारी चीजें हैं, लगभग। आई होप कि तुम्हें इतना समझने में मदद मिली होगी कि भाई जनरल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। देखो कुछ भी डिफाइंड नहीं है, कहीं पर डिफाइंड नहीं है, ये एक्सपीरियंस और स्किल का नतीजा होता है हम लोग का, कि बता सकते हैं कि भाई किस तरह से चीजें आ सकती, कहीं कोई डिफाइन नहीं है ना कि ये टॉपिक्स उसी में। ये तो तुमने भी देखा होगा, हर जगह अपने अपनी तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, बट ये जो इंटरप्रिटेशन है तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम कोई भी वीडियो सर्च कर लो, कोई भी सेशन सर्च कर लो, क्योंकि ये हम लोगों के अनुभव का नतीजा है कि हाँ इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। अभी और भी चीजें देखते जाओ कैसे चीजें कनेक्ट होती हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो इंडिया का फोकस है जनरल ज्योग्राफी में, इन चीजों पर, जनरल ज्योग्राफी में, किसमें, सामान्य भूगोल में या जनरल ज्योग्राफी में। अब आगे चलते हैं,
और भी कुछ रह गया होगा तो क्लास के दौरान हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इतना नोट करके जरूर चलो, ठीक है। अब आओ आगे चलते हैं। अब जो दूसरा सेगमेंट है, देखो मैंने बताया था 4 सेगमेंट है ज्योग्राफी में, जनरल, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है। ये 4 सेगमेंट है और इन चार सेगमेंट में हमने इसको पूरा कर लिया। अब आएंगे फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। आओ इसको देखते हैं। तो एक नया पेज लेते हैं भौतिक भूगोल के लिए। बाकी किसी का कुछ छूट जाए, देखो ये पीडीएफ के फॉर्म में भी रहता है ना, किसी को बाद में भी चाहिए होगा तो संपर्क करके इंस्टीट्यूट से पीडीएफ फॉर्म में भी चीजें ले सकते हो। आगे चलो, देखो अब यहाँ पर आते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी या फिर भौतिक भूगोल। अब तुम सोचते होगे सर इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में कौन कौन से टॉपिक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में अगर देखा जाए कौन कौन से टॉपिक हैं, तो चलो यहां शुरुआत करते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अब यहां पर क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी किसका, इंडिया का या वर्ल्ड का। वर्ल्ड के केस में भी फिजिकल ज्योग्राफी है और इंडिया के केस में भी फिजिकल ज्योग्राफी है। फिर झारखंड के केस में भी फिजिकल ज्योग्राफी है, वो झारखंड स्पेशल में चला जाता है, ठीक है। यहां हम लोग बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड के केस में फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या है, और अगर उसके अंदर जहां पर झारखंड आएगा उसकी भी चर्चा हम लोग साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। देखो तो फिजिकल ज्योग्राफी, अब बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल की। तो यहां पर देखो सबसे पहले एक टॉपिक आता है, तुमने सुना होगा जियोमॉर्फोलॉजी या लैंड फॉर्म्स। मैं उसको लैंड फॉर्म नाम दे रहा हूं, लैंड फॉर्म्स यानी स्थलाकृतियां। तो हम लोग जब ये क्लास होगी तो उसमें सबसे पहले ही समझेंगे कि लैंड फॉर्म्स क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे चलेंगे। जब इसके बाद आगे चलते हो तुम तो पता चलता है क्या है। देखो लैंडफॉर्म्स में हम सब ने क्या पाया कि लैंडफॉर्म्स क्लास 11th की एनसीईआरटी पर भी है। एनसीईआरटी से एक बात याद आई कि भाई एनसीईआरटी कर लेना 11th और 12th की, ठीक है। इसको स्किप मत करना जेपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए कर सकते हो, करना तो ऐसे किसी के लिए नहीं चाहिए, लेकिन जेपीएससी के लिए खासकर तुम्हें वो दोनों एनसीईआरटी कवर करनी है, ठीक है। कौन सी, 11th और 12th की दो दो वॉल्यूम है ना, दोनों वॉल्यूम कर लोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसको करने से पहले ये क्लास और सेशन में जो चलेगा वो देख लेना, ताकि जब तुम पढ़ोगे तुम्हारा समय भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, है ना। और साथ साथ तुम फोकस्ड होकर पढ़ाई करोगे कि उसमें से कौन कौन सी चीजें उसमें से भी निकालनी है। क्योंकि कई जगह सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि भाई तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, पढ़ डालो, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो जब एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो वो भी इतना आसान नहीं है ना समझना, खासकर ज्योग्राफी का, है कि नहीं भाई। सब लोग जो लोग अटेंड कर रहे हो पता है ना, एनसीईआरटी भी एकदम आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है मैं बता दूं, क्योंकि पूरी जानकारी उसमें नहीं दी होती है। वो उन क्लास के 11 12 के बच्चों के हिसाब से जानकारी दी होती है। क्योंकि बहुत डेप्थ में अगर वो लोग चले जाएंगे तो वो तो बेचारे कहेंगे हमें 11 12 भी नहीं पढ़ना, है ना तो कैसे उसका यूज करना है ये बहुत जरूरी होता है समझना, कि कैसे हम उसका यूज करें। तो एनसीईआरटी का यूज करना भी मैं बताऊंगा क्लास में। लेकिन हाँ, अपने लेवल पे तुम पढ़ना शुरू कर दो, अपने लेवल पे। बाकी नहीं भी पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, जब क्लास होगी के बाद तुम पढ़ सकते हो, ताकि तुम्हारा भी टाइम वगैरह बचे। लैंडफॉर्म्स देखो, जब हम बात करते हैं भारत के भूगोल के लैंडफॉर्म्स की और वर्ल्ड के लैंडफॉर्म्स की, तो वर्ल्ड में जब लैंडफॉर्म्स की बात आती है तो देखो एक साधारण सा पिक्चर मैं बना रहा हूं। ये है पृथ्वी की सतह, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर जो फोर्स काम करता है इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। और अंदर से जो फोर्स काम करता है उसको क्या कहते हैं, जल्दी बता दो क्या कहते हैं। चैट बॉक्स में एक बार कमेंट करो ताकि मुझे लगे कि तुम लोग सो नहीं रहे हो, है ना जल्दी बताओ क्या कहते हैं अंदर से जो फोर्स काम करता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं मैं। कौन सा फोर्स काम करता है, टाइप करो फटाफट। इंटरनल, आंतरिक, है ना, एंडोजेनेटिक,
को एंडोजेनेटिक भी कहते हैं या फिर आंतरिक बल। यस, अंतर जातीय बल, वेरी गुड। इंटरनल, इंटरनल अंतर जातीय, बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल, इंटरनल, देखो इसके नाम अलग अलग हैं, तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में नाम अगर कुछ बदल दे तो घबराना नहीं है। इंटरनल एंडोजेनेटिक बात एक ही है, या आंतरिक बल या अंतर्जात बल, आंतरिक बल या अंतर्जात बल, वो भी बात एक ही है। दूसरा एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल, या फिर बाह्य बल या क्या बहिर्जात बल इसको कहते हैं। बाह्य बल या फिर मैं हिंदी वाला लिख देता हूं, बहिर्जात बल, एक्सटर्नल फोर्स या फिर बहिर्जात बल। अब ये तुम्हें नोट कर लेना है, ठीक है, कि ये सब काम करता है कहां पर, पृथ्वी के सरफेस पर। अब तुमसे अगला प्रश्न है कि दो फोर्स हमारे अर्थ के सरफेस पर काम करते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से, ठीक है, दो फोर्स काम करते हैं। अब ये दो फोर्स करते क्या है, जब ये काम करते हैं तो होता क्या है, मोटे तौर पर समझो, मोटे तौर पर दो चीजें होती हैं। एक होता है कंस्ट्रक्शन और एक होता है डिस्ट्रक्शन, विध्वंस, यानी कि निर्माण और विध्वंस, ठीक है, या विनाश, कुछ भी कह सकते हो। तो दो चीजें पृथ्वी पर लगने वाले बलों के कारण, वो कौन से दो बल है बता दिया, और उनसे क्या होता है, निर्माण और विध्वंस। निर्माण किसका होता है, निर्माण होता है लैंडफॉर्म्स का। अब समझ गए, इसकी बात हम कर रहे थे, यानी कि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। और अगर विध्वंस की बात करें तो विध्वंस किसका होता है, विध्वंस होता है जनधन की हानि, है ना, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये तो सबने सुना होगा। जनधन की हानि होती है जब ये बल लगते हैं। तो जनधन की जो हानि होती है वो कैसे होती है समझो, इसके लिए भी कुछ टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी में, जैसे कि ये देखो, अब ये जो टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वोल्केनो एंड सुनामी, ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी। तो ये इस प्रकार से, मतलब, या फिर साइक्लोन भी चलो मैं ऐड कर दे रहा हूं, चक्रवात भी, जो कि क्लाइमेट से वैसे रिलेटेड है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर विध्वंस का कारण तो वो भी बनता है, और उसमें बाह्य बल तो लगता ही है साइक्लोन में, है ना। चक्रवात में एटमॉस्फेयर के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा तो बल लगता ही है, तो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो, अब ये चारों प्रक्रियाएं, ठीक है, चारों जो प्रक्रियाएं हैं, ये पृथ्वी पर विध्वंस का यानी जनधन की हानि करवाती है, ठीक है। और इसका निर्माण होता है लैंडफॉर्म्स का। तो लैंडफॉर्म्स में मुख्यतः किसका निर्माण होता है, लैंडफॉर्म्स में मुख्यतः किसका निर्माण होता है। अब ये समझो शॉर्ट में, माउंटेन्स, पर्वत, जैसे हिमालय, प्लेट्यू, पठार और प्लेन, है ना, मैदान, मुख्य रूप से। वैसे तो लैंडफॉर्म्स की संख्या बहुत है, हमें जेपीएससी क्लियर करना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है ना। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, अगर तुम 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, लोगों ने तो कह दिया तुम्हें, है ना, कई सारे तुमने सेशन देखे होंगे यूट्यूब पर भी, तो लोग कह देते हैं 11th की एनसीईआरटी पढ़ लो, 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो। अब भाई 11th की एनसीईआरटी में कम नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ है, और लैंडफॉर्म्स, एक छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स तक उसमें दिया हुआ है, और इतना पढ़ोगे तो काम की बातें कब पढ़ोगे। वो तो उसको पढ़ना है जिसके पास 2 साल का टाइम है, 3 साल का टाइम है ना, उसको पढ़ना चाहिए। सब कुछ पढ़ो, जो पढ़ो तुम्हारे लिए कम हो जाएगा 3 साल में। यहाँ बात 3 महीने की भी नहीं है, तो यहाँ स्पेसिफिकली हमें देखना पड़ेगा। इसलिए जनरल वीडियोस, जो पुराने वीडियोस हैं, उसके बजाय लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस देखो,
है ना, सेशन भी देखो या क्लासेस करो जैसे भी, तो तुम्हें ज्यादा जानकारी होगी, जैसे ये सेशन चल रहा है ना। तो क्योंकि कई जगह मैंने देखा है रटी रटाई चीजें ही चल रही हैं, पुराने ढर्रे पे वो चल रहा है, अब वैसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे जेपीएससी में, तो कोई फायदा नहीं उसका। तो अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, साइक्लोन, ये सब हो गया। अब ये तो देखो, ये हो गया दो फोर्सेस क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या बनाते हैं। अब यहाँ बात आ रही है, हम बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी की, भौतिक भूगोल की, है ना। तो भौतिक भूगोल पे बातचीत करते करते हम यहाँ तक आ गए, और उसमें एक पहला टॉपिक हमने लिया लैंडफॉर्म, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, भू आकृति विज्ञान भी कहा जाता है। अब देखो, अब उसको भू आकृति विज्ञान कहा जाता है, तो भू आकृति विज्ञान में क्या हमें ये सब चीजें पढ़नी है? नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ जानकारी के तहत ये बता दिया, डिटेल में नहीं जाना है इस। हाँ, भारत में भूकंप पे हम बात करेंगे, भारत में ज्वालामुखी की, ठीक है, सुनामी की और साइक्लोन की, भारत के सिलसिले में जरूर करेंगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस सिलेबस का कोर पार्ट है, कोर पार्ट जिस पर फोकस है। मैंने कहा ना, इंडिया पर फोकस है। लेकिन इनसे रिलेटेड अगर विश्व में कुछ मुद्दे हैं, ध्यान रखना, जैसे हैं अभी अफ्रीका में एक ज्वालामुखी फटा था, उसकी गैस निकली ऐसी कि भाई उत्तर भारत तक आके हमारे भारत के दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में ने क्या किया, जो वो गैस बनी थी उससे और ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया था दिल्ली के आसपास के इलाकों में, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इससे संबंधित जो वैश्विक मुद्दे हैं, लेकिन फिर मैं कह दूं, पहले भी कहा था, वैश्विक मुद्दों से बहुत, जो ग्लोबल इश्यूज है उनसे बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आने। क्वेश्चन आएगा बहुत हल्का सा जेपीएससी में, अगर आता है तो, ये बहुत डेप्थ में भी नहीं जाना है। यहां पूरी क्लैरिटी के साथ समझो, सुनो, इतना ही करो, इतना ही करके जाओ, देखना बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके आओगे वहां से, लेकिन इतनी बातें ध्यान से समझनी पड़ेगी, समझो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कि तुमने ध्यान नहीं दिया था कि मैंने क्या क्या कहा है। तो हम लोग इस सेशन को एज ए रिकॉर्ड भी सबके सामने हम लोग रख सकते हैं प्रूफ में, कि देखो हमने ये बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो अब किसकी बारी है? तुम सब लोगों की, कि भाई इसको अच्छे से समझो, जितना मैं कह रहा हूं उसको भी समझो, समझना भी जरूरी है। पहले का पैटर्न क्या था? सिर्फ रटना जरूरी है। अभी क्या है? रटो, लेकिन समझ के रटो, सिर्फ रटोगे तो काम नहीं चलेगा, समझ के रटो, बहुत बढ़िया काम होगा, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी की, जनरल ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड के केस में हमें इस तरह से समझना है, वर्ल्ड के केस, ठीक है, जिसमें कि, लेकिन फोकस इंडिया पे है, फोकस इंडिया पे, तो आते हैं इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी पे। जैसे लैंडफॉर्म्स की बात हुई, तो भाई भारत में तुम्हें पता ही है कि मुख्य रूप से कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, है ना। भारत में मुख्य रूप से क्या है? देखो, हिमालय, है ना। तो हिमालय के बारे में हम लोग डिटेल में क्लास में करेंगे। और कौन से लैंडफॉर्म्स हैं हिमालय के बाद? इंडो गैंगेटिक प्लेन या असम तक, ठीक है। और कौन सा लैंडफॉर्म है? सपोज प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, ऐसे ही मैं अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ, अभी इस पे चर्चा करने वाले हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कोर सिलेबस का पार्ट है और इंडिया पर फोकस हो रहा है, तो भाई इन चीजों को हमें अच्छे से क्लास में करना है। 3 तो यहाँ दिख गया, चौथा मैं बता दूं कौन सा, ये देखो, चौथा हो गया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। कितने लैंडफॉर्म हो गए देखो, देखते सुनते जाओ। उसके बाद और भी है, कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र, ये पूर्वी तट जो कि चौड़ा है, यहाँ भी चौड़ा दिख रहा है, पश्चिमी तट सकरा है, वेस्टर्न कोस्ट नैरोअर, ईस्टर्न कोस्ट इज वाइडर। तो ये है तटीय मैदान। और कुछ द्वीप भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, है ना। ये सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है अच्छे से, दे आर द कोर पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो क्या क्या हो गया देखो, हिमालय, उत्तरी हिमालय भी कहते हैं हिमालय, इंडो गैंगेटिक प्लेन, है ना, सिंधु गंगा का मैदान,
सिंधु गंगा का मैदान, और क्या हो गया तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। इन सब पे विशेष रूप से बातचीत करेंगे हम लोग, है ना। पेनिनसुलर प्लेटू और तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स जो है ना ईस्ट और वेस्ट। फिलहाल मैं तटीय मैदान लिख रहा हूँ, क्लास में एक एक चीज पे बात करेंगे। और क्या हो गया घाट्स, पश्चिमी एवं पूर्वी। और क्या है द्वीप, आइलैंड्स, कितने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये मोटे तौर पर अभी लिख लो कि इन स्थलाकृतियों को हमें अच्छे से समझना है क्लास में। कि भारत के केस में, इंडिया के केस में सतही तौर पर देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। लेकिन अब अगली महत्वपूर्ण बात समझो, वर्ल्ड के केस में, सॉरी मैंने वर्ल्ड के केस में सतही तौर पे समझेंगे, इंडिया में नहीं। तो वर्ल्ड के केस में जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वो बोलोगे सर उसको हम नहीं पढ़े क्या, वर्ल्ड वाला फिजिकल ज्योग्राफी, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियन, है ना, उसको पढ़ेंगे लेकिन भारत के साथ कनेक्ट करते हुए, ठीक है। क्योंकि देखो 3 क्वेश्चन आने हैं तुम्हारे सिर्फ जनरल ज्योग्राफी से, तो जनरल ज्योग्राफी पे बहुत गहराई में नहीं जाना है, बात खत्म हो गई। यहाँ पे गहराई में कहाँ जाना है, भारत के भौतिक भूगोल पे और भारत के सामाजिक भूगोल पे और भारत के आर्थिक भूगोल पे, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। एक बार यस बोलो ताकि हम लोग और भी मोटिवेटेड होकर सेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर है ना सबको, क्लियर है तो यस यस लिख दो एक बार सब लोग। चैट बॉक्स में देख रहा हूं मैं, सबकी आवाज होनी चाहिए और सबका सिलेक्शन होना चाहिए, सबका सिलेक्शन होना चाहिए जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, कृष्णा, अंजू, पूर्णिमा, दिलीप, यस, ठीक है। तो ये बातें सुनते समझते जाओ और फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो ये तो हो गया लैंडफॉर्म्स जो भारत के हैं। फिर से मैं बता दूं जिन्होंने नोट नहीं किया है, हिमालय, सिंधु गंगा का मैदान, इंडो गैंगेटिक प्लेन, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन और घाट और द्वीप। इन सबको अच्छे से इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी के तौर पे, फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है ये, उसको हम क्या कहते हैं सुन लो, इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये 5 जो बताए मैंने इसको कहते हैं फिजियोग्राफी, ठीक है। भारत की भूभौतिक संरचना, ठीक। ये पूरा फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है, अभी तो क्लाइमेट भी है, मॉनसून भी है, सॉइल भी है, वेजिटेशन भी है। हमने फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट देखा इंडिया का, और इससे जो भी बातें वर्ल्ड ज्योग्राफी में रिलेटेड होंगी उसको हम लोग जनरल ज्योग्राफी में डाल देंगे। समझ गए ट्रिक ये? इनसे रिलेटेड फिर से सुन लो, इनसे रिलेटेड जो भी बातें कनेक्टेड होंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी से सरफेशियल तौर पर, सतही तौर पर, उसको भी हम लोग जनरल ज्योग्राफी में डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी में भी डाल सकते हैं। यहां कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसी तरह से थोड़ा सा अनुभव के आधार पे, अनुमान का सहारा लेते हुए, है ना, काम कर जाना है, सिलेक्शन ले लेना है, बात खत्म है। बाकी चीजें अपने अपने घर पे है, हमें झारखंड में, झारखंड पीसीएस में प्रीलिम्स क्लियर कर लेना है इस तरह से। अब देखो यहां तो बात हो गई फिजियोग्राफिक रीजन्स की, भूभौतिक संरचना की, भूभौतिक क्षेत्र की। अब बात आती है क्लाइमेट की। फिजिकल ज्योग्राफी का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट। लेकिन फिर मैं कह दूं, अगर भारत की जलवायु के बारे में पूछा जा रहा है तो बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन तथ्यों पर ध्यान, तथ्यों पर अपनी पकड़ बनाए रखनी है। देखो डीप में जाने का क्या मतलब होता है, डीप में जाने का कोई मतलब नहीं होता है ऐसा। डीप में जाने का मतलब डीप में समझ होनी चाहिए। समझ किस चीज की? क्वेश्चन को कैच करने की। टॉपिक्स की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं। प्रीलिम्स में, झारखंड पीसीएस में अगर तुम डीप में जाओगे, मॉनसून डीप में बहुत तैयारी करोगे, तुम भी समझ सकते हो कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, उतना समय भी नहीं है और उसकी कोई जरूरत भी
नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरत नहीं है। यहाँ डीप में जाने का मतलब है डीप में समझो चीजों को, बातों को, और फिर सतही तौर पर उनके तथ्यों को कैच करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास में अगर करते हैं तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है ये सब। देखो, तो जलवायु यानी क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भारत में मॉनसून पर विशेष फोकस होता है। मॉनसून, लेकिन कोई थियरी नहीं पूछेगा किसी से कि भाई थियरी बताओ, एमसीक्यू आना है, वो तो ऑप्शन दिया रहेगा। तो मॉनसून, हाँ, लेकिन मेंस में हम लोग डिटेल में इसको करेंगे मॉनसून को। के बाद दूसरा टॉपिक आता है सीजन से, जो ऋतुएं हैं भारत में, है ना, जो ऋतुएं हैं उन ऋतुओं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं भारत में। और कुल मिला के भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहां से भी एक बार क्वेश्चन आया था पहले मेरे ख्याल से। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, लिखते जाना, ये सारा कुछ लिखते जाना। तो मुझे खुद नहीं पता कि अगली क्लास में मुझे मेरे दिमाग में क्या क्या आएगा, है ना, क्योंकि रटी रटाई बातें तो हम यहाँ करते नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इसमें जब मैं लिख दे रहा हूँ तो अगली क्लास में सेशन में मैं क्या करूंगा इसका नहीं पता है, तो ये जरूर लिख लो। हाँ, अगले सेशन में कुछ नया आ जाए तो उसका भी फायदा उठा लेना, है ना। तो इसीलिए इंटरेक्शन की जरूरत है, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछता रहता हूँ, समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में देखता रहता हूँ, ताकि तुम भी इन चीजों को समझो और मुझे भी लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से मेरा दिमाग भी काम करेगा, है ना। देखो, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये फैक्टर्स वगैरह ये कर लेना है। उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का वितरण भारत में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का वितरण, है ना, ये सब ध्यान रखना है। और इसी से रिलेटेड, अब इनसे रिलेटेड देखो, साइक्लोन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा। साइक्लोन यानी चक्रवात, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड चक्रवात पर हम थोड़ी जानकारी जनरल ज्योग्राफी के हिसाब से भी लेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना, इसी में जो इंडिया में हम पढ़ेंगे इससे कनेक्टेड अगर कोई जानकारी की जरूरत है वर्ल्ड ज्योग्राफी के केस में, यानी वर्ल्ड फिजिकल के केस में, तो वो भी जानकारी हम ले लेंगे ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन करके आए। हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू क्रैक एज मच एज क्वेश्चंस, है ना, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा मैक्सिमम, और मिनिमम 75 मान के चलो, इतना तो करना ही करना है। लेकिन तुम टारगेट रखो 90 का, तो टारगेट 90 का रखोगे तब जाके वो 85 या 80 तक आएगा, और आ गया तो जो शॉर्ट सिलेक्शन है। आगे देखो, ये हो गया तुम्हारा मॉनसून, जलवायु वगैरह, ठीक है। के बाद अब आते हैं अगले टॉपिक पे, फिजिकल ज्योग्राफी के अगले टॉपिक पे, जिसको हम नाम देते हैं, क्लाइमेट हो गया, सॉइल, मृदा। तो भारत की मृदा, भारत में तुम्हें पता ही है टोटल 8 प्रकार की मृदा है अकॉर्डिंग टू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग भारत में 8 प्रकार की मृदा है। उन मृदा की जानकारी, अब उसमें भी क्या क्या जानकारी लेनी है वो तो उस क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है। भी तो हम लोग सिलेबस का ऑपरेशन कर रहे हैं आज। तो सॉइल यानी कि जो मृदा की हम बात कर रहे हैं, इंडियन इसमें 8 भागों में, तो 8 भागों में तो करना है, साथ साथ में झारखंड में भी कौन सी मृदा है ये भी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। और जो स्पेशल झारखंड की क्लास होती है वहां भी तुम्हें पता चल जाएगा, मतलब डबल ट्रिपल फायदा, है ना। तो झारखंड की मृदा तुम पढ़ी रहो, इंडिया की मृदा पढ़ रहो, क्या वर्ल्ड की भी मृदा पढ़नी है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या कहा, ये चीजें अनुभव का नतीजा होती है कि इसमें मैंने नहीं कह दिया, नहीं मतलब नहीं, लेकिन मानसून वाले सेक्शन में क्या कहा, साइक्लोन पे थोड़ी बात करेंगे। वर्ल्ड के लेवल पे कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये टॉपिक ही डिसाइड करता है, और इस टॉपिक पे वर्ल्ड के लेवल पे पूछे जाने वाला कुछ भी नहीं है।
इंडिया और झारखंड के लेवल पे पूछे जाने वाला बिल्कुल है। ठीक है, क्लियर है ना बात। तो सॉइल में हम लोग वैसे ही बात करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है वेजिटेशन, वनस्पतियां। ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, वनस्पति। तो वनस्पति आता है, और वनस्पति में तुम देख सकते हो कि जो वनस्पतियां हैं ये कहीं ना कहीं से, इसमें भी झारखंड की वनस्पति, झारखंड वनस्पति के मामले में घनी अभी भी है। वैसे पेड़ तो काटे जा रहे हैं, रांची में देखो तो रिंग रोड वगैरह बना है, तो काफी कुछ काटा गया यहाँ से, है ना। और आगे भी पेड़ कटते रहेंगे, पेड़ तो कटना ही है क्योंकि शहरीकरण चल रहा है, शहरीकरण औद्योगिकरण, जिसमें बेचारे पेड़ ही, तो दुख होता है मतलब कि भाई ये पेड़ इतने, मतलब जो झारखंड में खासकर रांची में जो ठंड होती थी अब वो नहीं है, ये तो नहीं है कुछ भी। कुछ दिन में देखो बहुत गर्मी होने लगेगी, दिन के टाइम में देखना टेम्परेचर बढ़ता जाए, रात ठंडी होगी लेकिन दिन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और यही सब हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो क्या होगा, तुम लोग सेलेक्ट हो जाना, तो सेलेक्ट होकर कम से कम एक उद्देश्य जरूर ध्यान में रखना कि जहां तक हो सके पेड़ पौधों को बचाने का पूरा प्रयास करना। तुम्हारे हाथ में पावर रहेगी, तुम कर सकते हो, है ना। मैं जाके एक पेड़ लगाऊंगा अकेला, 2 लगाऊंगा, 10 लगा दूं, 100 लगा दूं, लेकिन तुम लोग तो लगवा सकते हो, है कि नहीं। पेड़ के पेड़ लगो, जंगल लगवा सकते हो, अपने जिले का पूरा जो वनीकरण है वो कर सकते हो। जिस जिले में होगे वहां तो कर ही सकते हो, एसडीएम हो गया तो बहुत है, वहां से नीतियां बनाओ कुछ ऐसी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि तुम्हारी नीति में भी कुछ ना कुछ हस्तक्षेप होगा, कि तुम पर दबाव किसका रहता है, राज्य सरकार और भारत सरकार। वो सब वो पॉलिसी को, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो रहता है, लेकिन उसको हम ये ना मान के चलें कि दबाव, ये मान के चले कि हमें भाई फॉलो तो करना ही है ना, स्टेट की पॉलिसी को तो फॉलो करोगे स्टेट गवर्नमेंट की। उसी फॉलो करने के दरमियान अगर तुमसे जहां तक बन पाता है पेड़ पौधे खूब लगवाओ, ये मैं कहना चाह रहा हूं। बात आ गई समझ में। तो वनस्पति की बात आई थी, वनस्पति का रिलेशन इन्वायरमेंट से भी है, ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट से भी। ठीक है, वनस्पति का रिलेशन इन्वायरमेंट से। फोन को थोड़ा साइलेंट कर दो, टू टू कर रहा है ये बहुत। तो वनस्पति का जब रिलेशन इन्वायरमेंट से भी है, तो ये ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है तुम्हारे लिए, है ना। और भारत में 8 प्रकार की वनस्पतियां भी है, जैसा कि सॉइल है वैसा वनस्पति भी है। ठीक है, और एक बात बता दूं, 8 प्रकार के क्लाइमेट भी हैं भारत में अकॉर्डिंग टू कोपेन्स। कोपेन का नाम सुना है, जिसने भारत को 8 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। कोपेन हैज डिवाइडेड और क्लासिफाइड द एंटायर इंडिया इनटू 8 क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, सुन आई बात। तो इस तरह से वनस्पतियों को भी हम देखेंगे, सारी वनस्पतियों को जो भारत में मिलती हैं उनकी विशेषताएं क्या है, या मृदा की भी विशेषताएं। यहाँ विशेष तौर पर जो ध्यान रखना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनकी विशेषताएं। ठीक है, इनकी विशेषताएं विशेष तौर पर ध्यान रखना है, चाहे वनस्पति की हो या सॉइल की हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर्स। ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर्स। तो इसको कहते हैं अपवाह तंत्र एवं नदियां, है ना, अपवाह तंत्र एवं नदियां। अपवाह तंत्र और नदी, दो बातें यहां पे। तो अपवाह तंत्र को हम समझेंगे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के लेवल पे, ठीक है, और नदियों को समझेंगे दोनों के लेवल पे, तो वर्ल्ड के लेवल पर भी और झारखंड के लेवल पर भी। ये पूछता है ना, एक बार पूछा है नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा के झारखंड से बहती है नहीं, इसका मतलब वर्ल्ड के लेवल पर भी नदियां हमें पढ़नी है ना। बात क्लियर है ना। तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के तौर पे नदियां, ड्रेनेज सिस्टम भी दोनों पे पढ़ सकते हैं,
लेकिन उतना ज़रूरी नहीं जितना नदियों के बारे में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड फिजिकल, जो हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने डिस्कस किया, ऑपरेशन किया रीजन सॉरी जनरल ज्योग्राफी का, सामान्य भूगोल का, और अब कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है, फिर सोशल और इकोनॉमिक दो और कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। झारखंड के लेवल पे नदियां, और भारत के लेवल पर, सॉरी वर्ल्ड नहीं, और एक मिनट, यहाँ मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, वर्ल्ड के लेवल पे नहीं, भारत के लेवल पे। ठीक है, तुम भी करेक्ट कर लो इसको। और ये वर्ल्ड के लेवल पे, तो फिर से मैं बता दूं, ये वर्ल्ड के लेवल पे होगा, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, और नदियां होगा इसके भारत और झारखंड के लेवल पे। ठीक है, अब ये करेक्ट हुआ। अब बोलना पड़ता है, बोलते बोलते कहीं तो टंग स्लिप करता है ना, तो ये, लेकिन हाँ फिर भी मैं करेक्ट कराता हूँ, फिर मुझे ध्यान में रहता है कि कहाँ क्या बोलना है, तुम्हें कहाँ क्या करना है, क्या तैयारी करनी है और क्या लिखना है। तो इसको नोट कर लो। ये तो हो गया नदियों के बारे में। तो हमने क्या किया अभी तक, सिलेबस का कौन सा पार्ट जिसका ऑपरेशन कर लिया, ये देखो, जनरल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, ये दोनों हो गए। अब आते हैं सोशल और इकोनॉमिक पे बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट है, सुन लो बस, एक ही वीडियो में, एक ही सेशन में, एक ही क्लास में पूरे ज्योग्राफी का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, जो कि शायद मुझे लगता है कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए पूरे सेशन को ध्यान से देखो। आगे चलते हैं, सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में फिर वही बात आती है, क्या इसमें कुछ वर्ल्ड के लेवल पर भी करना है या इंडिया के लेवल पे करना है? इसमें मुख्य मुद्दा झारखंड का ही रहेगा, ध्यान रखना। जिससे मैं कह दूं, मुख्य मुद्दा झारखंड का ही रहेगा, लेकिन सेंसस 2011 के हिसाब से ही काम चल रहा है, सबको पता है। 2021 वाला आया नहीं अभी तक, आज जबकि आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, नहीं आया, छोड़ो उसको, उस पर क्या, हमें, हम क्यों सोचे, है ना। नहीं आया तो हमें सोचना है सेंसस 2011 में क्या है। सेंसस 2011 या डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट जिसको कहते हैं, जनसांख्यिकी आंकड़े, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो कहते हैं जनसांख्यिकी आंकड़े, जो डेमोग्राफी से रिलेटेड है, जैसे चाइल्ड बर्थ है, डेथ रेट है, लिटरेसी है, सेक्स रेशियो है, ये सब डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में आएगा, है ना। तो ये विशेष तौर पर झारखंड के लेवल पर ही ध्यान रखना है। ठीक है, और सतही तौर पर इंडिया के लेवल पे, सतही तौर पर, या मैं तो कहूंगा कि इसमें अगर इंडिया तुम छोड़ भी चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, झारखंड वाला जरूर कर लेना। ठीक है, झारखंड वाला जरूर कर लेना। ये सारी बातें इसलिए हो रही कि तुम्हारा समय बच जाए। अब जिनके पास कम समय है सिर्फ झारखंड वाला करके जाए, जिनके पास ज्यादा समय है, ज्यादा समय इस बार के प्रीलिम्स के लिए तो किसी के पास नहीं है। वैसे अगर कोई पढ़ सकता है तो इंडिया की कुछ बातें जो मैं बता दूंगा क्लास में, बस उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं, अलग से कुछ मत पढ़ना। ठीक है, अब ये हो गया डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट, जनसांख्यिकी के आंकड़े, ये तुमने कर लिया। इसके बाद इसी में सोशल ज्योग्राफी में ही, ये तो हो गया पॉपुलेशन से रिलेटेड, फिर है माइग्रेशन, तो हम प्रवसन कहते हैं। तो ये मोटे तौर पर हम क्लास में इसकी जानकारी लेंगे, मोटे तौर पर प्रवसन की भी, माइग्रेशन की, और सेटलमेंट की भी थोड़ा बहुत, जिसको बस्ती भूगोल कहते हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी, है ना, बस्ती भूगोल, थोड़ी बहुत जानकारी। मूल रूप से जो प्रश्न आएंगे तुम्हारे, वो आएंगे यहां से। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लेना इस बात को। मुख्य रूप से जो प्रश्न होंगे वो यहां से आएंगे, और अगर तुम थोड़ा सा समय है तो ये सब भी
उतना ही पढ़ लो जितना क्लास में हुआ है, बात ही खत्म हो गई, तुम्हें अलग से टाइम देना ही नहीं है। ओके, तो ये हो गया बस्ती भूगोल। अब आते हैं माइग्रेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, और इसके बाद एक टॉपिक है ट्राइब्स एंड कल्चर, जनजाति एवं संस्कृति। यहां तुम्हारे लिए फिर इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। यहां से प्रश्न लगभग लगभग हर साल एक प्रश्न तो रहते ही है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ट्राइब्स और कल्चर से छोड़ के नहीं जाना इसको, ठीक है। यहां से कुछ तो मैं, जब तैयारी तुम्हारी हो जाएगी, जब तुम पूरी क्लासेस कर लोगे, तो लास्ट में मैं कुछ गेस वर्क भी दूंगा कि अगर इससे तुम पढ़ने जाओगे तो यहां से भी धीरे धीरे देखो। पहले आज क्या हो रहा है, आज हम लोग सिलेबस का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सिलेबस का ऑपरेशन हो जाए, तुम सिलेबस फिर पढ़ोगे, क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कल से। तो जब सिलेबस को हम पढ़ेंगे, फिर लास्ट में फिर इनका संक्षिप्तीकरण, इनको कॉन्साइज वे में ले चलेंगे, फिर गेस वर्क भी करेंगे और प्रैक्टिस वगैरह भी तुम करते रहोगे। तो मुझे नहीं लगता है कि 10 में से कम 9 प्रश्न, मैं व्यवहारिक रूप पे बात कर रहा हूँ, व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल चीजें, 9 क्वेश्चन तो जरूर कर लोगे। एक आधी छूट सकता है, कोशिश ये करो कि एक भी ना छूटे, 10 के 10 करके आओ, लेकिन एक आध मान के चलते हैं वो किस्मत के सहारे। लेकिन 9 भी बहुत होता है, 9 कम नहीं होता, 9 भी बहुत होता है। जनजाति एवं संस्कृति तुम इस पे पूरा फोकस करोगे, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा काम होगा, ये तो हो गया तुम्हारा फिजिकल, सॉरी सोशल ज्योग्राफी, है ना। अब आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, लास्ट सेक्शन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अच्छा, जब ट्राइब्स की बात करेंगे, जनजातियों की, जैसे भारत, सिर्फ झारखंड नहीं, भारत की भी करना पड़ेगा इसमें स्पेशली, ठीक है। वहां वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल यानी आर्थिक पक्ष जो तुम्हारा है सिलेबस में, इसमें थोड़ा सा इंडिया की तरफ भी जा सकते हो, बाकी सारा तो तुम्हारा इंडिया का तो मतलब रहेगा ही रहेगा। तो इसमें मैंने क्या कहा, हाँ, इसमें ध्यान रखना, ये माइग्रेशन सेटलमेंट, ठीक है, ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, और ये होगा इंडिया और झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, भारत और झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इसको अगर हम देखते हैं वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहां पर इंडिया कॉन्टेक्स्ट भी हम भूल रहे हैं एक तरह से, लेकिन हल्का फुल्का इंडिया का एग्जाम्पल वगैरह जरूर दे देंगे, क्योंकि देखो भारत के भूगोल के साथ एक खास बात ये होती है कि जब हम भारत का एग्जाम्पल देते हैं, यानी इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, तो थोड़ा सा ये पता चलता है कि भारत के बारे में हमारी नॉलेज ठीक ठाक है, पकड़ अच्छी है, और एग्जामिनेशन बॉडी भी कहीं ना कहीं इस बात की एक्सपेक्टेशन, उम्मीद तुम्हारे से रखती है। ये हो गया वर्ल्ड के केस में। यहाँ पर इंडिया झारखंड दोनों इस वाले में, और कोई टॉपिक तो नहीं बताया था, हाँ यहाँ देखो, बाकी ये तो तुम्हें बता दिया, ये इंडिया प्लस झारखंड दोनों के केस में, ये इंडिया प्लस झारखंड कर दो सेंसस वाले में, वर्ल्ड वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, है ना। अब आगे आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। भारत में या विश्व में कहीं भी अर्थव्यवस्था की अगर शुरुआत होती है, तो वो होती है कहां से, एग्रीकल्चर से, है ना, कृषि से। तो कृषि यानी एग्रीकल्चर से जब शुरुआत होती है, और ये कहते हैं ना सभ्यताओं का जो विकास हुआ था, सभ्यताओं का भी जो विकास हुआ था वो एग्रीकल्चर के साथ ही हुआ है। और एग्रीकल्चर के बाद फिर आता है इंडस्ट्री। तो अब हम क्या देखते हैं, जेपीएससी करना है तो एग्रीकल्चर, इंडिया का पूरा फोकस इंडिया पे रहे, है ना, और झारखंड स्पेशल पे तो झारखंड पे रहेगा ही।
लेकिन यहाँ पर पूरा फोकस इंडिया पर होना चाहिए, पूरा फोकस इंडिया के एग्रीकल्चर। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इंडस्ट्री, उद्योग धंधे। अब देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आने तीन ही क्वेश्चन है ऐसे भी, भैया आना तो तीन ही क्वेश्चन है, जबकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड के केस में भी। झारखंड के केस में भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के टॉपिक्स झारखंड की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। लेकिन फिर भी आने तीन ही क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो तीन ही आएंगे। भारत में जो उद्योग हैं, उन उद्योगों के बारे में मोटे तौर पर जानकारी है ना, कौन से उद्योग कहाँ है, किस उद्योग की क्या विशेषता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो उद्योग आज हाईलाइटेड है उन पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री वगैरह। तो इस मामले में इंडिया जापान को पीछे छोड़ चुका है, तो कुछ चीजें चर्चा करेंगे। तो भारत इस पर भी फोकस कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, भारत में। जब झारखंड स्पेशल आएगा तो उसमें झारखंड के भी उद्योगों पर चर्चा होगी, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब कौन सा टॉपिक है बताओ तुम लोग, मिनरल, है ना, मिनरल रिसोर्सेस, खनिज संसाधन। अच्छा एक बात और, संसाधन कई प्रकार के होते हैं। संसाधन लैंड रिसोर्स भी है, भूमि संसाधन, वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन। जल संसाधन की थोड़ी बहुत बात हम लोग कृषि में भी करेंगे, सिंचाई के तौर पे, इरिगेशन के टाइप्स वगैरह हम देखेंगे थोड़ा। कौन सा बताया, एक भूमि संसाधन लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स जल संसाधन, मिनरल रिसोर्स खनिज संसाधन, एनर्जी रिसोर्स ऊर्जा संसाधन, बायोटिक रिसोर्स जैविक संसाधन, अबायोटिक रिसोर्स अजैविक संसाधन। सर क्वेश्चन, शुभम का क्वेश्चन है, देखो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो शुभम क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है ध्यान रखना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस पहले तो PYQ तुम्हें देखना है, मैंने पहले ही बताया था, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पहले करना है ना, PYQs पहले देखने हैं। और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे ग्रुप में बताया जाएगा कि भाई इन जगहों से कर सकते हो। वैसे अगर तुम्हें कोई भी मार्केट में लेटेस्ट अपडेटेड अगर मिल जा रही है, मैंने कहा ना एक बार और कहा था, मैं देखकर एक बार फिर से देखूंगा अभी कौन सा आया हुआ है लेटेस्ट अपडेशन में, कौन सा MCQ है जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो, तो ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है शुभम। ओके, फिलहाल PYQ जरूर ले लो, मैं बात सबको कह रहा हूँ, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, के बाद फिर मॉडल क्वेश्चन करना, ठीक है। पहले PYQ। मिनरल रिसोर्सेस, तो खनिज संसाधन। अब इसमें भारत के खनिज के मामले तो झारखंड धनी है, झारखंड और उड़ीसा पता ही है तुम्हें। झारखंड पे और इंडिया के दोनों के खनिजों को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, झारखंड के मिनरल्स और भारत के खनिज। और फिर झारखंड स्पेशल में भी ये चीजें फिर से रिपीट हो जाएंगी, डबल रिवीजन हो जाएगा, है ना। खनिज संसाधन इस तरह से मैप के साथ, हम लोग क्लास में मैप के साथ करेंगे, इंडिया के मैप में दिखा के कि कहाँ कहाँ है, ताकि चीजें याद हो जाए। और कुछ नेमोनिक्स का भी यूज करेंगे, कुछ ट्रिक्स का भी यूज करेंगे, जिससे तुम इसको याद कर सकते हो आसानी से, है ना। याद ही तो करने एग्जाम में जाकर सही ऑप्शन पर टिक लगा दो, बात खत्म। विच ग्रुप आई एम नॉट पार्ट ऑफ। अच्छा पूर्णिमा, अच्छा एक बार तुम बात करना सर से, प्रिंस सर से, या जो लोग भी तुम्हारे कनेक्टेड हैं तो बताएंगे कि शायद अगर कुछ ऐसा है तो तुम्हें, या फिर जैसे भी तुम्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। मुझे भी इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बात करूंगा सर से, या नितेश जी हैं यहाँ पे, जो लोग भी हैं, कि कैसे तुम्हें प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। चलो ओके, तो ये देखो यहाँ पर बात हो गई खनिज संसाधन की। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी रिसोर्स की। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन
ठीक है ना। चलो, तो ऊर्जा संसाधन में भी ये क्या इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही पार्ट है। यहां भी तुम्हें इंडिया पर मेन फोकस रखना है। इंडिया पर मेन फोकस करना है। और जेपीएससी स्पेशल में ऊर्जा पर तो अलग से बताया ही जाएगा। तो मेन फोकस इंडिया पे होना चाहिए। वर्ल्ड, अगर मैं इंडिया का कह रहा हूं तो यहाँ वर्ल्ड का नामो निशान नहीं होगा, ध्यान रखना। जब इंडिया सिर्फ बात हो गई तो वर्ल्ड का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स में बताया ना, याद है ना सबको, कुछ टॉपिक्स में बताया था कि वर्ल्ड का भी ध्यान रखना है। जहां इंडिया हो रहा है तो सिर्फ इंडिया। ठीक। चलो, इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। है ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लास्ट टॉपिक आज के ऑपरेशन का। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार, है ना, परिवहन एवं संचार। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार। इस टॉपिक में वर्ल्ड के लेवल पे, यानी वर्ल्ड की इकोनॉमिक ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जो पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बनाता है, वैश्विक गांव बनाता है ना। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट से तो हम एक छोटे से गांव की तरह हो गए हैं, पूरा वर्ल्ड एक हो गया गांव की तरह। तो ऐसे केस में यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन हो सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी वर्ल्ड के लेवल पे। बाकी इंडिया पे तो फुल फोकस रहेगा ही, है ना। झारखंड पे कोई खास फोकस इसमें नहीं रहेगा। झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी कुछ खास ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब, जब सरकारें किसी प्रोजेक्ट पे काम करती हैं ज्यादा तो वहां से क्वेश्चन भी आते हैं ज्यादा, ये ध्यान रखना इस बात का भी, ठीक है। मेन फोकस इंडिया, थोड़ा बहुत वर्ल्ड, और बाकी झारखंड स्पेशल में ही पढ़ना, यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस तरह से हमने क्या किया अभी तक, 4 टॉपिक का, ज्योग्राफी के 4 टॉपिक का ऑपरेशन कर दिया। जनरल, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें ये सारी बातें समझ में आई होंगी। नोट अच्छे से अगर कर लिया है तो जब भी पढ़ो तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे, या क्लास भी जब चलेगी तो इन्हीं बातों का ध्यान में रखकर ही हम क्लास करेंगे। और जब प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की तो भी इन बातों का ध्यान में रखकर ही करेंगे, ताकि 10 में से 9 तो हम कर ही आए। ठीक है, कितने, 10 में से 9 तो हम कर ही आए। और 10 में से 10 की भी इच्छा रखते हो तो एक तुम्हारे किस्मत पे है, मैंने उस पर छोड़ दिया। ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, व्यवहारिकता यही है, प्रैक्टिकलिटी यही है कि 10 में से 9 तो हो जाने चाहिए। एक को चलो किस्मत पे मानते हैं, किस्मत अच्छी रही तो 10 में से 10 भी करके आओगे। ठीक है, तो भाई जितने लोग हो, कोई दिक्कत हो तो पूछो अभी एक बार, क्योंकि हमारा ये जो आज का ऑपरेशन वाला सेशन था प्रीलिम्स के सिलेबस का, जेपीएससी के भूगोल का, वो एंड हो गया है। अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आस्क इन द चैट बॉक्स, मैं देख रहा हूं इसमें, है ना। तो ये सारी चीजें हमें, जनरल में क्या क्या था समझ गए, फिजिकल में क्या क्या था ये भी समझ गए, सोशल में क्या क्या और इकोनॉमिक में क्या क्या है, ये सारे टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर डिकोडिंग द ज्योग्राफी सेक्शन सो वेल। थैंक यू पूर्णिमा। भाई सिर्फ पूर्णिमा ही नहीं, और लोगों को क्या कैसा लगा भाई, तुम भी कमेंट करो ताकि मैं कल और अच्छे से, है ना, तुम लोगों को इससे भी ज्यादा अच्छे से बताऊं, क्योंकि तुम लोगों का इंटरेक्शन ही मुझे भी मोटिवेट करेगा और अच्छी चीजें लाने के लिए। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, कौन कौन लोग और जो लोग भी हो यहाँ पे, हाँ शुभम, बिल्कुल, थैंक यू। तो हम लोग अब, यस अंजू, थैंक यू। जितने भी बच्चे हो ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट। और इसी तरह से हम लोग क्लास को और मजबूती से और अच्छे तरीके से, जितने लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी बता दो कि क्लास अच्छे से अटेंड करें। थैंक यू दिलीप, थैंक यू। क्लास अच्छे से अटेंड करें और कोई क्लास मिस ना करें। बाकी लोगों को भी एक बार इन्फॉर्म कर दो, कल से हम लोग टॉपिक में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।